ओके गाइस, तो हम आज के सेशन में स्पेशली फॉर द नर्सिटिट कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन है। तो थियोरेटिकल पोर्शंस को जो है हम देखने की कोशिश करेंगे, और वो ये थियोरेटिकल पोर्शन ऐसे है कि जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए आपको यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यू जस्ट सी ऑफ दैट what is the quality is used in of that video for the asking of questions in any of the nursing competitive examinations. okay, तो लेट अस बिगिन जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दैट। जो भी फ्रेंड्स पहली बार जुड़ रहे हैं उनको जो है रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना बने उतना शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी नर्सिंग सब्जेक्ट्स, ओके, तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स में डाल सकते हो। ओके, चलो, तो लेट अस वी कैन जस्ट स्टार्ट फॉर दैट। ये हमारा सेशन है स्पेशली फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन फर्स्ट। ओके, चलो, पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि जर्म थ्योरी जो है, ठीक है, तो ये जर्म थ्योरी वो किसने दिया था? डिजीज़ ऑफ गिवन बाय, जर्म थ्योरी इज डिजीज़ इज गिवन बाय। ठीक है, ये डिजीज़ की ही है। किसने दी थी? तो लुइस पास्चर ने दिया था, और उन्होंने बोला था कि दैट इज़ वन इज ए सिंगल कोज थियोरी। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने बोला कि डिजीज़ होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण जवाबदार है, और वो कारण कौन सा है? तो वो कारण है कि डिजीज़ होने के लिए बस एक जर्म होना चाहिए। इट मीन्स कि आपको जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वही रिस्पॉन्सिबल है बस डिजीज़ करवाने के लिए। एनवायरनमेंट, होस्ट, कुछ भी नहीं होगा चलेगा, सोर्स, ठीक है, चैनल, कम्युनिकेशन, नॉट कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जर्म होना चाहिए, तो ही वो डिजीज़ करवा सकता है। ऐसा किसने बोला था? लुइस पास्चर ने। ये कई बार पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ इज गिवन बाय द लुइस पास्चर, और ये सिंगल कोज थ्योरी भी कहलाती है। ओके, सी ऑफ दैट कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज 1876 में कॉच सोड द बैसिलस एंथ्रेसिस कोज द एंथ्रैक्स, फर्स्ट प्रूफ दैट माइक्रोब्स इज एबल टू कोज द डिजीज। और कोज पॉस्टुलेट्स ये थोड़ा सा अलग है इससे, क्योंकि ये रिलेटेड टू कोच पॉस्टुलेट्स है जो जिन्होंने रॉबर्ट कोच की बात की जा रही है, और ये जो है वो किसके रिलेटेड है? यस, ठीक है, तो ये जो जर्म थ्योरी है ना वो रॉबर्ट कोच ने दिया था, और ये इम्पोर्टेंट है फॉर द ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फॉर द ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज़ के ऊपर लिया था। सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म मस्ट ऑलवेज बी फाउंड इन डिजीज इंडिविजुअल एंड नेवर इन हेल्दी, मस्ट बी कल्टिवेटेड इन प्योर कल्चर, और अच्छा से हेल्दी कल्चर होगा उसके अंदर भी ये जो है वो कल्टिवेट होता है। प्योर कल्चर्स मस्ट कोज सेम डिजीज इन ससेप्टिबल एनिमल, एंड सेम ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रीआइसोलेटेड। ओके, दूसरा, ये लुइस पास्चर जो है इन्होंने क्या इन्वेंटेड किया है? तो वैक्सीन का टर्म इन्होंने दिया। वैक्सीन, एंथ्रैक्स जो है, रेबीज जो है, ठीक है, टेक्निक्स फॉर स्टरिलाइजेशन एंड पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क। पास्चुराइजेशन किस में करते हैं? मिल्क के लिए। तो ये सब भी जो है वो लुइस पास्चर ने ही दिया है। ठीक है, वैक्सीन का टर्म उन्होंने वैक्सीन, एंथ्रैक्स एंड रेबीज को फाइंड आउट किया। टेक्निक्स फॉर स्टरिलाइजेशन एंड पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क जिसको हम बोलते हैं वो भी इन्होंने ही दिया है, लुइस पास्चर ने। अब रेबीज की वैक्सीन जो है वो सेफ है, ठीक है, एंड इफेक्टिव वैक्सीन दैट प्रिवेंट्स द रेबीज। जो रेबीज हम किसको बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज दी, व्हाट इज रेबीज? इट्स ऑल्सो नोन एज दी हाइड्रोफोबिया। इस डिजीज जब पेशेंट को होती है, पेशेंट को पानी से बहुत डर लगेगा, ठीक है, और ये कब होता है? जब डॉग बाइट होता है तब। और रीजनल एनिमल्स की वजह से भी बोल सकते हो कि जहाँ पे बैट्स ज़्यादा है, मंकी ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके कांटे की वजह से भी होता है। रीज़न के वाइज जहाँ पे जो एनिमल्स ज़्यादा है उसकी जो है कंडीशन की वजह से देखने को मिलेगा। इंडिया में मोस्ट कॉमनली ये डॉग बाइट की वजह से देखने को मिलता है, तो हम इसीलिए सिर्फ डॉग बाइट पे मोस्ट कॉमनली फोकस करते हैं। ठीक है, तो रेबीज इट इज़ गिवन एज अ शॉट इनटू अ मसल बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हम जो वैक्सीन का डोज देते हैं ना उसको शॉट भी बोला जाता है, तो ये उनको दिया जाता है। ठीक है, और ये ऐसा है कि जो हम पोस्ट एक्सपोजर ही देते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर आपको कुत्ते ने काटा फिर आप वैक्सीन लेने जाओगे, ठीक है, पहले नहीं लेते हो। बट हाँ, स्टडी रिसर्च में ये भी बताया गया है कि हम पहले भी ले सकते हैं,
अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है या फिर आप एनिमल हस्बेंड्री के अंदर काम कर रहे हो प्रॉपर, तो भी आप ये पहले से ही ले सकते हो, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तब। ओके, व्हेन टू गेट द रेबीज वैक्सीन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। इफ़ यू हैव बीन बिटन, अगर आपको कोई एनिमल ने बिटन काटा है, स्क्रैच्ड किए है और लीक्ड बाय, ठीक है, और उसकी जो सलाइवा है उससे वो वुंड लीक्ड हुआ है, दैट माइट हैव रेबीज, उनको रेबीज होने के चांसेस है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी हम देते हैं। इफ़ यू हैव, ठीक है, ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है। इफ़ यू हैव अ हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू रेबीज, अगर आपको हाई रिस्क है रेबीज होने का, सच एज इफ़ यू वर्क विद द एनिमल्स, अगर आप एनिमल्स के साथ ही काम करते हो, और ट्रैवल टू कंट्रीज विद हाई रेबीज रेट, या फिर आप ऐसी कंट्री में ट्रैवल करते हो कि जहाँ पे रेबीज होने का रेट ज़्यादा हो, ठीक है, तो अब पहले ही वहाँ से जो है अपने आप को बचाने के लिए भी ये ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से आएगा, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी है एज वेल एज ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का भी काम करती है रेबीज की वैक्सीन। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैडम हमको अगर एग्जाम में पूछे कि रेबीज किसके लिए कब दी जाती है, तो सजेस्ट फॉर दैट कि आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ही कीजिएगा, क्योंकि हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मतलब हम इतने भी अवेयर नहीं हैं कि यहाँ पे जाए, ठीक है, प्री एक्सपोजर में कि हमको कुत्ते ने काटा भी नहीं है और पहले ही जाके हम वैक्सीन ले ले, ऐसा हम है नहीं, ठीक है, क्योंकि काटने के बाद भी तो लेनी ही है कंपलसरी, तो इसलिए हम नहीं लेते हैं, तो हम पोस्ट एक्सपोजर को ही सही टिक करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, ये एंथ्रैक्स की वैक्सीन है जिनको भी लुइस पास्चर ने ही फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो लुइस पास्चर ने क्या क्या दिया, तो उन्होंने, हम बोले कि लुइस पास्चर सर जो थे उन्होंने, ओके सॉरी, जर्म थियोरी, जिसी को हम सिंगल कोज थियोरी बोलते हैं, वो दिया। उन्होंने टर्म वैक्सीन दिया, ओके। फिर उन्होंने जो है एंथ्रैक्स, रेबीज की वैक्सीन का भी फाइंड आउट किया। साथ में उन्होंने जो है वो स्टरिलाइजेशन एंड पास्चुराइजेशन टेक्निक में भी उनका इन्वेंटेड में हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें है ना, जर्म थियोरी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इतनी सारी चीज़ें जो है वो लुइस पास्चर के पास में जाती है, ठीक है। तो ये सब हम याद रखेंगे, ओके। ये है आपकी रेबीज वैक्सीन, ठीक है, और प्योरीफाइड जो है सेल रेबीज वैक्सीन जुनोवैक। अभी ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना NS, तो ऐसा बोला जाता है कि दैट इज वन इज द डाइल्यूटेंट, है ना, डाइल्यूएंट है इसका, रेबीज का, मतलब ये पाउडर फॉर्म में आती होगी तभी है, ओके। तो ये भी आप रिमेंबर करिएगा, ओके। नेक्स्ट इज फॉर यू इज द मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ द थ्योरी, जो पैटर्न कॉफर ने दिया है, ठीक है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि डिजीज होने के लिए कोई एक कोज जवाबदार नहीं है, डिजीज होने के लिए मल्टीपल फैक्टर कोज थियोरी जिन्होंने दिया कि आपको अगर डिजीज होता है तो उसके लिए मल्टीपल फैक्टर कोज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा बोला था पैटर्न कॉफर ने। सिंगल कोज ही रिस्पॉन्सिबल है, लुइस पास्चर बोल के गए, जर्म थ्योरी दी, फिर आया मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ थ्योरी, पैटर्न कॉफर ने दी है, ठीक है। देखो किस तरीके का होता है मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी की कोज, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, आप गंदी जगह पे रहते हो, इकोनॉमिक आपके पास पैसे नहीं हैं, कल्चर ऐसा है कि आप एग और सब नहीं खा सकते कि जो हाईली प्रोटीन वाला है खाद्य पदार्थ, तो आपको क्या हो जाता है ये सबसे टीबी होने के चांसेस रहते हैं कि नहीं, यस। साइकोलॉजिकली अगर कोई सिचुएशंस है, जेनेटिक क्रोमोसोमल या फैमिली के रिलेटेड कुछ है, ये सब फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है और ये सबकी इफेक्ट होगी डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। देखो कैसे कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है, कोई घर है और उसमें जो है 10 जने रह रहे, ठीक है। अभी क्या हुआ उस लोगों में कि उसका ब्रेड पर्सन सिर्फ एक ही है, मतलब जो रोटी कमा के लेके आता है, जो मतलब कि काम करने जाता है, वो एक ही इंसान था, एक ही बंदा था, वो ही बीमार हो गया,
ठीक है, मतलब वो उसका पूरा इकोनॉमिक तो गया, ठीक है, सोशल फैक्टर में भी अब वो क्या करेगा, दे हैव डोंट नो, ठीक है, कल्चरल और उसके साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होगी कि अब हमारा क्या होगा, मेरे घर में सब कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है ना। और वहाँ पे उनका जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो ना कुछ पढ़ पाएगा ना कुछ कर पाएगा, उस पर छोटी उम्र भी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और उसको कमाने जाना पड़ेगा, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी एक ही इंसान के डिजीज़ होने की वजह से। समझ पा रहे हो। और हो सकता है कि उसकी मम्मी को भी आगे कैंसर था, ठीक है, या उसके पापा को था, उसकी वजह से उस पेशेंट को जेनेटिक के थ्रू उसमें आया और ये सारी ही कंडीशन हुई। तो आप समझ पा रहे हो कि एक ही डिजीज़ होने के लिए मल्टीपल फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यस, ओके, क्लियर। तो आगे बढ़े। मल्टीपल कोजेशन फैक्टर बोले तो पैटर्न कॉफर, सिंगल कोजेशन बोले तो लुइस पाश्चर। देखो, जो भी नॉर्सेट 8 का हमारा ये सब चल रहा है सेशन कॉन्सेप्चुअल, वो आप ऐसा ट्राई कीजिए कि इसको रोज़ रिवाइज कीजिए 12 अप्रैल के पहले तक से। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस पे फोकस कीजिए, बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है। तो इसके लिए और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट दे हैव लाइव्ड इनटू द अहमदाबाद, ओके, तो उनके लिए जो है मेरे पास एक ऑफलाइन फैसिलिटीज़ अच्छी है कि वो लोग अपना सिलेक्शन जो है वो बहुत ही सिलेक्शन के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। फॉर द ऑफलाइन अटेंडिंग ऑफ द क्लासेस मेरे पास बैठ के साथ में बैठ के पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात कि आप मुझे जो है मेरे नंबर पे कॉल करके इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, ठीक है। बट हुज ओवर स्टूडेंट्स दिस लाइव इन टू द अहमदाबाद, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो दैट्स नॉट इट, दैट इज़ वन इज़ माई नंबर, ओके, क्लियर। तो इतना आप याद रखिए कि मल्टीफैक्टोरियल कोजेशन थ्योरी क्या है और दूसरा सिंगल कोजेशन थ्योरी क्या है। चलो, अभी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है जो एरिस्टोटल ने दिया, और एरिस्टोटल ने दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। उन्होंने क्या बोला कि अपने आप बीमारी होती है, अपने आप ही सही होती है, बीमारी अपने आप होती है, अपने आप सही होती है, हम ना उसको दे सकते हैं ना ही उसको ले सकते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि कोई भी डिजीज़ कॉन्टाजियस नहीं होती है, इन्फेक्शियस नहीं होती है, कम्युनिकेबल नहीं होती है, ये गलत है। पर ये उनका मानना था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है जो एरिस्टोटल ने दिया है, और एरिस्टोटल कुछ ऐसा बोलता है कि डिज़ीज़ अपने आप होती है, अपने आप वो ख़त्म भी हो जाती है, और हम ना वो ट्रांसमिट होती है कोई और में, ठीक है, ना हम किसी से उसको ले सकते हैं। जैसे कि हम इसके बारे में ये बता सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है, मतलब कोई बच्चा अगर पैदा हुआ, ठीक है, उसके अंदर कोई इम्यूनिटी जो है वो उसको मम्मी के थ्रू मिलती है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, ब्रेस्ट फीडिंग से जो मिलता है ना। फिर क्या होता जाएगा कि जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा, मतलब लाइक ऑफ दैट कि 2 दिन हुए, 3 डेज़ हुए, और उसको जो है वो वायरस लग गया बैक्टीरियाज की, जिसकी वजह से कोल्ड एंड कफ हुआ। जब पहली बार ये कोल्ड एंड कफ होता है, बॉडी उस पर पूरा काम करती है, इसको एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। बॉडी इस पर पूरा काम करेगी कि ये कौन सा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, रिसर्च करेगी, एंटीजन को ढूंढ निकालेगी और उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेंगी, समझे। इसकी वजह से पहली बार जब आपको कोई डिजीज़ होता है नया नया, तो वो ट्रीट होने में टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी वो उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करती है, रिसर्च करती है उस पर कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, कौन सी प्रजाति का है, ये सब कुछ। और उसके लिए जो है वो सोल्जर्स रेडी करती है उसके सामने लड़ने के लिए, लाइक ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, और उसको किल करती है। दूसरी बार जब यही एंटीजन आया फिर से, तो बॉडी तुरंत ही उसको आइडेंटिफाई कर देती है, क्योंकि वो अपने ब्रेन में फिक्स रखती है, ठीक है, ओके भैया आप तो वही है, रुको मैंने आपके लिए जो एंटीबॉडी पहले बनाए थे वो स्टोर ही है, अभी लेके आती हूँ, और दूसरा बनाना चालू कर देती है और उसको मार देती है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसके लिए भी जो है वो मिलता जुलता है ना, कि ये ऐसा भी है कहीं ना कहीं। ओके, क्लियर। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो एरिस्टोटल ने हमको दी है। एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूविंग द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फ्रेनेस्को रेडी 1668 एक्सपेरिमेंट, वाइड माउथेड, उन्होंने जार लिया था, बड़ा सा ओपन माउथेड जार लिया, कंटेनिंग अ पीस ऑफ मीट, जिनके अंदर उन्होंने मीट के पार्ट्स को रखा, ओपन जार है। तो फ्लाइज एंटर्ड एंड लेड एग्स दैट हैच्ड मैगॉट्स, ठीक है। तो इन पे क्या हुआ,
कि बहुत सारी फ्लाइज वो जो थी वो ठीक है घूम रही थी, और वहाँ पे क्या हुआ कि वो उसके अंदर गई और उसके अंडे उसने रख दिए। नो फ्लाइज एंटर्ड, बट यहाँ पे क्या है, गोज कवर्ड जार है, तो नो फ्लाइज एंटर्ड बट दे लेड एग्स, पर वो एग्स रख सकती है ऑन द गोज दैट हैच्ड मैगॉट्स, और एग्स फेल थ्रू द गोज एंड हैच्ड ऑन द मीट। ठीक है, दूसरा सील्ड जार है, तो नो फ्लाइज मैगॉट्स और एग्स कुड एंटर, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट बताया है जो 1859 में हुआ था। ब्रोथ वॉज बॉइल्ड इन वेरियस फ्लास्क, ब्रोथ को लिया, उसको अलग अलग फ्लास्क में जो है वो लिया जा रहा है, बॉयल किया जा रहा है उसको फॉर 1 आवर टू स्टरीलाइज इट एंड अलाउड टू कूल, और 1 आवर के लिए स्टरीलाइजेशन के लिए फिर उसको कूल किया जा रहा है। ड्राइंग इन फेस एयर, तो देखो ब्रोथ है यहाँ पे, ओपन फ्लास्क है, इज अलाउड एयर एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एयर टू एंटर इनटू द फ्लास्क। ओके, तो क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया होगा क्योंकि ऊपर है। दूसरे में देखो ये ऊपर से सील किया हुआ है, तो कॉटन प्लग फिल्टर्ड बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर एंटरिंग द फ्लास्क, तो ये स्टराइल रहेगा। यहाँ पे बैक्टीरिया वर रिमूव्ड फ्रॉम द एयर एंटरिंग द फ्लास्क बाय सेटलिंग इन द लॉन्ग नेक, इसका पूरा ऐसा नेक बनाया गया है कि जिसके वो एंटर ही ना हो पाए, और ये भी स्टराइल ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा है कुछ सिंगल कोज थ्योरी जो लुइस पास्चर ने दिया था, और इसी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की ही बात की है। और यहाँ पे ये जो है वो क्या है, एरिस्टोटल वाली थ्योरी का थोड़ा सा बात हो रहा है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, जो बता रहा है कि देखो कभी कभी ये आपकी ही गलती की वजह से होता भी है और कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो दैट डिपेंड ऑन यू, है ना। चलो, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड, फर्स्ट वैक्सीन किन्होंने डेवलप किया था, एडवर्ड जेनर ने, और इन्होंने 1798 में जो है वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है वो डेवलप्ड किया था। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इन्होंने वैक्सीनेशन टर्म दिया। वैक्सीन किसने दिया था, लुइस पास्चर ने, वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने, कि जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन को ढूंढ निकाला था स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स ही इसीलिए पहला डिजीज़ था कि जो वर्ल्ड में से इरेडिकेट हुआ था, मतलब कि रूट में से उसका जो है वो नाश हुआ था। ठीक है, तो पहला इरेडिकेटेड डिजीज़ भी आपको पूछे तो भी स्मॉल पॉक्स ही है, कि जिसकी सबसे पहले वैक्सीन बनाई गई थी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, कॉन्टाजियस डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कोज्ड बाय द वेरियस वायरस। इट्स नो लॉन्गर रूटीनली रिकमेंडेड फॉर द जनरल पब्लिक, रूटीनली नहीं है कोई जनरल पब्लिक के लिए स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड, क्योंकि इरेडिकेटेड है, अभी कोई भी वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे दोगे आप। ठीक है, however the vaccine is still available for people at high risk exposure to orthopox viruses, जहाँ पे orthopox viruses का जो है रेट ज़्यादा है, उसको भी हम जो है ये दे सकते हैं। तो इसके लिए अभी रेबीज़ मिलती तो है, पर लगाई जो है इन्हीं लोगों को जाती है। ठीक है, तो इस रेबीज़ नहीं, सॉरी, स्मॉल पॉक्स मिलती है पर लगाई सिर्फ उनको जाती है कि जहाँ पे हाई रिस्क एक्सपोजर है ऑर्थोपॉक्स वायरस का। टर्म वैक्सीनेशन कॉइन्ड बाय द एडवर्ड जेनर, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि वैक्सीन टर्म किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगे, वेरी गुड, क्या बोलोगे, लुइस पास्चर। तो दोनों ध्यान में रखना, अगर आपको पूछे वैक्सीन तो लुइस पास्चर, वैक्सीनेशन पूछे तो एडवर्ड जेनर के, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन, लुइस पास्चर ने एंथ्रैक्स और दूसरा रेबीज वैक्सीन फाइंड आउट किया। ठीक है, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इट्स अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स, ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में आती है, कैप्सूल फॉर्म में आती है, और इंजेक्शन फॉर्म में भी ये आती है। हाउ पेनिसिलिन वर्क, कैसे काम करती है, तो पेनिसिलिन किल्स द बैक्टीरिया, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया को किल करेगी बाय डैमेजिंग देयर सेल वॉल्स। इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बट नॉट इफ द बैक्टीरिया इज रेसिस्टेंट, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है तो कुछ नहीं करेगी, बाकी तो सारे बैक्टीरियाज के लिए ये काम करती है। इट्स यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है, इंक्लूडिंग आपको अगर कोई स्किन का इन्फेक्शन हुआ, ईयर का इन्फेक्शन हुआ, थ्रोट के रिलेटेड हुआ, लंग्स का कुछ हुआ, या यूरिनरी ट्रैक्ट का हुआ तो भी। टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, ये सब पेनिसिलिन के ही टाइप है। पेनिसिलिन एंड अदर कंडीशन, पेनिसिलिन जी
Benzathine is used to treat syphilis, yaws, basal and pinta. It's also used to prevent rheumatic fever, chorea, rheumatic heart disease और acute glomerulonephritis. पेनिसिलिन एंड प्रेगनेंसी. अगर हम बात करें कि पेनिसिलिन को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो पेनिसिलिन इज जनरली कंसीडर्ड अमॉन्ग द सेफेस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स. इसके लिए हम प्रेगनेंसी में भी पेशेंट को दे सकते हैं. टेराटोजेनिक इफेक्ट देती नहीं है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द न्यूअर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ड्रग्स. इट्स क्लासिफाइड एज FDE. ठीक है, प्रेगनेंसी कैटेगरी बी ड्रग्स. पेनिसिलिन एंड वायरस. पेनिसिलिन एंड वायरस जो है, ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, बट अगर आप वायरस प्रेजेंट है और पेनिसिलिन देते हो तो पेनिसिलिन डजंट वर्क ऑन वायरल इन्फेक्शन. वो वायरल इन्फेक्शन पे अपना कोई भी काम नहीं करेगी. वायरल को ट्रीट करने के लिए हमको एंटी वायरल देना पड़ेगा, है ना. तो सजेस कोल्ड्स है, फ्लू है, तो उसके लिए जो है इन्फ्लुएंजा है ना, तो वो वायरस है, उसके लिए हमारा पेनिसिलिन बिल्कुल भी काम का नहीं होगा. अभी है ग्रोथ चार्ट. ग्रोथ चार्ट जो है वो डेविड मोरले सर ने जो है वो ढूंढ के निकाल दिया था. और ये ऐसा है कुछ चार्ट, एज अपॉन वेट. तो वेट अकॉर्डिंग टू एज इसमें देखा जाता है. और इसको और एक रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से भी जानते हैं. तो याद रखना इसके अंदर ग्रोथ चार्ट इज द वेट अकॉर्डिंग टू एज है, एज वेट. ओके, रोड टू हेल्थ चार्ट भी बोलते हैं जिनको डेविड मोरले सर ने ढूंढा था. ये आपका बराबर रोड चार्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि ये यहाँ पे जो एज दिया होता है और यहाँ पे जो बच्चों का वेट होता है. ठीक है, तो ये नॉर्मल अगर बेबी होगा तो वो पूरा ग्रीन कलर में आएगा, ग्रेड 1 ब्लू, ग्रेड 2 येलो कलर, ग्रेड 3 ए ऑरेंज और डार्क ग्रेड 4. ठीक है, ये माल न्यूट्रिशन इसके ऊपर से पता चलता है कुछ, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई गई है. नेक्स्ट, साकी स्टेप जो है यूज्ड फॉर मेजर MUSC. ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को देखने के लिए इसका यूज़ होता था, जो भी ऑब्वियसली डेविड मोरले सर ने ये ढूंढा है कि जिन्होंने रोड टू हेल्थ चार्ट वेट अकॉर्डिंग टू एज जिन्होंने दिया है, रोड टू हेल्थ चार्ट जो दिया है उन्होंने ही इसको भी ढूंढा है. और ये यूज़ होती है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस. ये जो हम बोलते हैं ना मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, उसको मापने के लिए बेल्ट जैसा एक दिखता है. देखो कैसा होता है ये. तो इसके लिए और क्या बताया, अदनाम साकिर करके था और इराकी पीडियाट्रिशियन एंड डेविड मोरले यूज टैप्स मेड फ्रॉम ओल्ड एक्सरेज. ठीक है, जो ओल्ड एक्सरेज था उन्होंने उसका यूज़ किया था. और पहली जो साकिर टैप थी उन्होंने एक्सरे फिल्म से बनाई थी इन आई थिंक द अर्ली 1970s. दिस टाइप ऑफ MUSC टैप इज ऑल्सो नॉन एज दी साकिर टैप, क्योंकि अदनाम साकिर का भी इसमें रोल है इसको ढूंढने में. ठीक है, okay, that is one is the Saki's step. Measure mid upper arm circumference. Okay, MUSC used to diagnose undernutrition baby. ठीक है, ये ऐसी कुछ स्टेप होती है. रेड जोन अगर आपका मिला तो एक्यूटली मालन्यूट्रिश्ड बेबी है, मालनरिज्ड बेबी है. येलो जोन में आ रहे हो तो मॉडरेटली मालनरिज्ड है. और अगर आप ग्रीन जोन में हो तो आप प्रॉपरली आपका बच्चा नरिज्ड है. रेड कलर अगर होगा तो 12.5 सेंटीमीटर से कम मिलेगा हमको, वेस्टेड होगा इसके अंदर. येलो कलर के अंदर 12.5 to 13.5 बॉर्डर लाइन पे होगा मालनरिशमेंट. और ग्रीन कलर में ग्रेटर देन 30.5 सेंटीमीटर जो नॉर्मल होगा. ठीक है, तो ये भी ज़रूर याद रखना. ग्रीन ग्रेटर देन 13.5 सेंटीमीटर, येलो 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर एंड रेड लेस देन 12.5 सेंटीमीटर. ब्लड ग्रुप के जो टाइप है वो किन्होंने दिए, तो कार्ल लैंडस्टेनर जो है उन्होंने ब्लड ग्रुप के टाइप्स को फाइंड आउट किया था. और उन्होंने जो है वो क्या बताया, देखो कि ये ग्रुप ए है, रेड ब्लड सेल टाइप है. ठीक है, और ये जो ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं वो RBC के सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी याद रखना. ठीक है, तो अगर ग्रुप ए है आपके पास तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन ए ही होगा. ग्रुप बी आपके पास ब्लड ग्रुप है, सेम एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए. ग्रुप ए बी है, दोनों एंटीजन होंगे ए एंड बी, जो एंटीजन होते हैं वही ब्लड ग्रुप होता है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा. ग्रुप ओ है, नो एंटीजन, एंटीबॉडी दोनों ए एंड बी है. ठीक है, चलो
तो एंटीजन इन रेड ब्लड सेल, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, इसलिए तो बोला है एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी सरफेस पे, ओके, क्योंकि वो रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में होता है, ओके। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो आप सबको ब्लड दे पाते हो, इसका मतलब कि आपको बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। आपको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। क्या बोलोगे अगर आप दे पाते हो तो? यूनिवर्सल रेसिपिएंट या डोनर? यूनिवर्सल डोनर हो आप, सबको दे पाओगे अपना खून, और दे के आप खाली हो गए हो, खाली हो गए हो तो क्या आएगा? ओ नेगेटिव, ठीक है। आप दे के आपका सारा ब्लड खाली हो चुका है तो यूनिवर्सल डोनर हो आप, और आप खाली हो चुके हो तो आप माइनस में चले गए हो तो नेगेटिव। क्योंकि इसमें सबको कन्फ्यूजन रहता है कि साला ओ तो पता है पर ओ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये ट्रिक है कि ओ नेगेटिव आप सबको ब्लड दे के यूनिवर्सल डोनर बन के पूरे खाली हो चुके हो, ठीक है। और रिसीव इसका देखो कैसा, ओ नेगेटिव वाले का ही कर पाएगा। ओ पॉजिटिव है तो आप ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव वालों को दे पाएंगे। और लेना है तो ऑब्वियसली ये तो सबको ही देता है, देखो सब में ओ नेगेटिव तो आने वाला है, तो ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव वाले का ही ले पाएगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो आप गिव्स टू दिस ग्रुप किसको दे पाएंगे? ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव को। बट आपको लेना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव एंड ए नेगेटिव का ही ले पाओगे। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और अगर आपको देना है तो ए बी पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव को ही दे पाओगे। यहाँ पे सब जगह ए बी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो सबका ब्लड ले लेता है और इसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है, ले लेके वो प्लस में चला जाता है, ठीक है। इसके लिए सब में आ रहा है तो, और अगर उसको रिसीव करना है तो ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो आप बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप जो है गिव्स टू दिस ग्रुप उसको दे पाओगे। और अगर आपको लेना है तो ओ नेगेटिव एंड बी नेगेटिव का ही ले पाओगे। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और अगर आपको गिव्स टू दिस ग्रुप, आप किसको दे पाओगे? सिर्फ बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव को। आपको लेना है तो ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव को। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो आप ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को जो है दे पाओगे। आपको लेना है तो ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव सबका जो है आप ले पाओगे। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ आप ए बी पॉजिटिव को ही दे पाओगे, और अगर आपको लेना है तो आप सबका ले पाओगे। इसके लिए उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव है। साइट्रस फ्रूट्स इन प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी, गम ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोला है कि खट्टा खाने से एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी जो है वो हमको मिलता है। जब हम खट्टे फ्रूट्स खाते हैं ना उससे हमको विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड मिलता है और उससे स्कर्वी नहीं होती है, उससे स्कर्वी को प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब ये जो विटामिन सी आपको दिख रहा है ना वो कहीं पे कहीं हीलिंग को प्रमोट करने के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला था? जेम्स लिंड ने बोला था कि आपको खट्टे फ्रूट्स या कुछ भी खाने से विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है और उससे स्कर्वी जो है वो गम ब्लीडिंग नहीं होता है, हीलिंग पावर ये मजबूत करता है, ऐसा जेम्स लिंड ने बोला था। देखो स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, एस्कॉर्बिक एसिड की रिस्क फैक्टर क्या है? अगर कोई पर्सन अल्कोहलिज्म लेता है, बेबीज ओनली फीड काउज मिल्क, बच्चा काउ का मिल्क पीता है, सीनियर्स ओनली कंज्यूमिंग टी एंड टोस्ट डाइट, इंडिविजुअल्स विद ईटिंग डिसऑर्डर्स, किसी को ईटिंग का डिसऑर्डर है जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोजा, बुलिमिया नर्वोजा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हु हैव हाई विटामिन सी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट का ब्लड जो है वो लॉस होगा तो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और वहाँ पे बैक्टीरिया फटाफट से आएगा क्योंकि बैक्टीरिया लव्स दी ग्लूकोज, ओके। तो उसके अंदर भी है पीपल हु सफ़र फ्रॉम डिसऑर्डर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, इंडिविजुअल्स हु हैव आयरन ओवरलोड, विटामिन सी डेफिशिएंसी इज ऑल्सो एसोसिएटेड
to stress related disease, smoking, individuals with restrictive diets, individuals with food allergies, patients with on the hemodialysis, individuals with overall poor nutritional status, women who consume ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसके अंदर भी ये रिस्क रहता है कि जो महिला OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती हो, इंडिविजुअल्स हु टेक मेडिकेशंस दैट डिमिनिश दी विटामिन्स, या कोई ऐसी मेडिकेशन का यूज़ करता है कि जो लेने की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता हो, तो भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया आएगा क्या यहाँ पे? नो। Ca2+ का होता तो आता, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो देखने को मिलता है। अगर आपको स्कर्वी हुआ तो ब्लीडिंग ऑफ द स्किन एंड म्यूकस, जिंजिवाइटिस एंड लूज टीथ, रफ एंड ड्राई स्किन, जॉइंट पेन आपको देखने को मिलेगा, फटीग, डिप्रेशंस, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, और अदर में आपको नोजिया, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स भी देखने को मिल सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर, येलो फीवर कैसे ट्रांसमिट होता है ये ढूंढा था वॉल्टर रीड ने। और येलो फीवर मतलब वो वाला नहीं, जब हम बोलते हैं ना कि आपको जो है येलो फीवर हो गया, आँखें येलो, ये सब देखने को मिलता है, वो पूरा लीवर की प्रॉब्लम से होता था। पर यहाँ पे येलो फीवर जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जो एक मॉस्किटोज के थ्रू होती है। एडिस इजिप्टाई येलो फीवर मॉस्किटो है, याद रखना। येलो फीवर मॉस्किटो इज एडिस इजिप्टाई, और ट्रांसमिशन ऑफ द येलो फीवर वॉल्टर रीड ने बताया था। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का रिलेटेड है, पता है ना। प्लाज्मोडियम जहाँ पे भी आएगा वो क्या बताएगा? मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवाइक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैलम, प्लाज्मोडियम ओवल, है ना, वो सब। तो ये रोनाल्ड रोश ने दिया है। ठीक है, आपको प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल ऑफ येलो फीवर बोले वॉल्टर रीड, और लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बोले तो रोनाल्ड रोस आएगा, तो ये भी याद रखना। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर वॉल्टर रीड की जो मॉस्किटो एडिस इजिप्टाई की वजह से होता है, और ट्रांसमिशन आपको लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम बोले, ट्रांसमिशन ऑफ द येलो फीवर वॉल्टर रीड, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम तो वो दिया था रोनाल्ड रोश ने। देखो ऐसा कुछ होता है, लीवर के स्टेजेस इन द हिपेटोसाइट्स, ब्लड स्टेजेस इन द इरिथ्रोसाइट्स। तो क्या होता है देखो कुछ कि ये मॉस्किटो के स्टेज हम देखते हैं पहले, तो इरिथ्रोसाइटिक वॉल्स डिसइंटीग्रेट, फिर होता है यहाँ पे मैक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट्स, उसके जो अंडे हैं वो उसमें से बनता है जाइगोट, मिडगट के अंदर कॉकिनेट होता है, उस साइड प्रोड्यूसिंग स्पाइरोजोइड्स, हिमोसिल्स जो है यहाँ पे होता है, सलाइवरी ग्लैंड विद द स्पाइरोजोइड, सेकंड ब्लड मील इसको मिल गया, तो स्पाइरोजोइड, इमैच्योर ट्रोफोजोइड और डोमिनेंट हिप्नोजोइड, मैच्योर ट्रोफोजोइड है ये है हमारा स्किजोनेंट न्यूक्लिएट डिवाइस, ये सारा पूरा लिवर स्टेज के अंदर हुआ। रप्चर्ड हुआ स्किजोइड, ये हुआ मेरोजोइड्स के अंदर, इमैच्योर ब्रोम्फोजोइड, मैच्योर ट्रोफोजोइड, स्किजोइड न्यूक्लियर डिवीजन, रप्चर्ड स्किजोइड प्लस मेरोजोइन्स एंड माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स। ठीक है, और ये फर्स्ट ब्लड मिल उसका है, ये सेकंड ब्लड मिल है, और ऐसे पूरा ये इरिथ्रोसाइट का स्टेज है, ये पूरा हेपेटाइट का स्टेज है। ठीक है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, जिन्होंने सबसे पहले एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी, देखो ये उसको कैसे वो एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, ऑक्सीजन कैसे देते हैं, है ना, वो सब आपको दिखा है, राइट। तो ये जो कंडीशन है एंटीसेप्टिक सर्जरी, वो दिया था जोसेफ लिस्टरसन ने। किसने दिया था? जोसेफ लिस्टरसन ने। बुक्स ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस, हवा, पानी और मकान, या आप घर कोई भी जगह बोल सकते हो, वो लिखा था हिपोक्रेट्स ने, जो ही फादर ऑफ मेडिसिन एंड फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है हिपोक्रेट्स को। ये देखो क्या है, प्राइमेटिव मेडिसिन की जो ये फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक। ठीक है, हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये है हमारे इंडियन सर्जरी के पिता सुश्रुता, और ये है हमारे रुडोल्फ विर्चो, फादर ऑफ द मॉडर्न पैथोलॉजी। सोशल फिजिशियन सर जोसेफ भोरे, जिनके नाम से ये भोर कमेटी चलती है, ये उसके चेयरमैन है। और ये है जॉन स्नो सर, फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी एंड फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी एंड फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट बोले तो वो आएगा हिपोक्रेट्स। ग्रेटेस्ट डॉक्टर बोले तो जॉन स्नो। ठीक है, ग्रेटेस्ट डॉक्टर कौन था? जॉन स्नो। और ये देखो आपको जॉन स्नो को ही क्या बोला था? फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी इनको बोला। फाउंड द लिंक बिटवीन कॉलेरा एंड कॉन्टामिनेट ड्रिंकिंग वाटर,
और इन्होंने ही ढूंढा कि आप गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से आपको कॉलेरा होता है। यूजिंग स्पॉट मैप्स, कॉलेरा ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट, गंदा पानी पीने से, सैनिटेशन ध्यान नहीं देने से, हैंड हाइजीन नहीं करने से कॉलेरा फैलता है, ऐसा भी जॉन स्नो ने ही बताया था, जो ग्रेटेस्ट डॉक्टर और फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट भी है। और अगर आपको फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट बोले तो कौन आएगा? हिप्पोक्रेट्स। कॉलेरा, acute diarrheal illness caused by infection of the intestine with the bacterium Vibrio cholera। और ये विब्रियो कॉलेरा का जो बैक्टीरिया होता है वो कॉमा सेप का होता है। ये कई सारी एग्जामिनेशन के अंदर आ चुका है। विब्रियो कॉलेरा इज द कॉमा सेप बैक्टीरिया। प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, राइस वाटर स्टूल इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसका सिम्टम्स पूछा जाता है। राइस वाटर स्टूल किसके अंदर? तो कॉलेरा के अंदर। वॉमिटिंग भी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स और शॉक भी हो सकता है। मेक वाटर सेफ, अगर आपका पानी आप साफ रखते हो तो ये नहीं होगा। प्रिपेयर सेफ फूड, वॉश योर हैंड्स, कीप टॉयलेट्स क्लीन, इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, फिर एनुअल इन्फेक्शन 3 to 5 मिलियन, एनुअल डेथ होती है इसकी वजह से 1 लाख। बैक्टीरिया एग्जिट्स बॉडी थ्रू फिसेस, फिसेस कैन बी कॉन्टाजियस फॉर अप टू 14 डेज। बैक्टीरिया जो है बॉडी से बाहर निकलता है फिसेस के थ्रू, और क्योंकि फिको ओरल रूट से फैलता है और ये फिसेस जो है वो इन्फेक्टेड होता है और ये 14 दिन तक जो है वो इन्फेक्शन दे सकता है। जहाँ पे ओपन डिफिकेशन होता है ना, ठीक है, वहाँ पे ये ज़्यादा फैलता है। फादर ऑफ कॉस्मेटिक, प्लास्टिक एंड इंडियन सर्जरी था सुश्रुता। ठीक है, अगर आपको बोला एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता तो वो कौन थे? जोसेफ ब्लिस्टर। और अगर फादर ऑफ कॉस्मेटिक, प्लास्टिक और इंडियन सर्जरी के पिता थे सुश्रुता। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन आपको बोले तो चरक। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोले तो चरक, तो वो आयुर्वेदिक वाले भी चरक ही थे ना यहाँ पे। अगर फादर ऑफ आयुर्वेदा बोले तो भी चरक। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोले तो भी क्या? चरक। द फादर ऑफ आयुर्वेदा ऑल्सो, हिज बुक चरक संहिता मेंशंस अबाउट 340 प्लांट्स के टाइप उन्होंने दिए डिफरेंट डिजीज के लिए जो यूज होते थे एंड दैट ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। ये फेमस पर्सनालिटी भी है चरक। द फादर ऑफ मेडिसिन कंपाइल्ड द चरक संहिता, अ फाउंडेशन टेक्स्ट बुक ऑफ द आयुर्वेदा। तो जो भी लोग BA MS करते हैं, आयुर्वेदिक पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। किसके? चरक संहिता और सब। बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर है हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस, TB कि जिस भी कम्युनिटी में अगर आपको देखना है कि वो कम्युनिटी अच्छी है कि नहीं, उसका सोशल स्टेटस और सब देखना है कम्युनिटी का, तो आपको देख लेने का कि वो कम्युनिटी में कितने TB के केसेस हैं। उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिटी कितनी हेल्दी है, अच्छी है। तो इसलिए बोला गया है कि बैरोमीटर्स ऑफ द सोशल वेलफेयर इज द ट्यूबरक्यूलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द ट्यूबरक्यूलोसिस। जिस कम्युनिटी में TB ज़्यादा है वो सोशियो इकोनॉमिकली वीक है। वाई? बिकॉज अगर ये रिच फैमिली में हुई तो आगे स्प्रेड नहीं होती, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा होती है। हैंड वॉश करो, अच्छा सा खाओ, है ना, तो इसके लिए स्प्रेड नहीं होगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ट्यूबरक्यूलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय दी बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसमें फीवर, चेस्ट पेन, फटीग, कफिंग ऑफ ब्लड, जिसको हम बोलते हैं कफिंग ऑफ ब्लड इज द हेमोप्टाइसिस। वेट लॉस होना, लगभग 10 गुना वेट लॉस हो जाता है और परसिस्टेंट कफ भी देखने को मिलता है। इफ़ ये पुअर फैमिली और फाइनेंशियल वीक फैमिली में हो जाए तो वो ना मास्क लगाएंगे, ना एयरबॉर्न का ध्यान रखेंगे, ना न्यूट्रिशन का रखेंगे, और इसकी वजह से आगे कॉन्टेजियस है, तो कम्युनिकेबल है, फैलेगी। नो लेवल ऑफ द सोसाइटी एंड फाइंड द कम्युनिटी स्टेटस, इसके लिए हम यही लेवल चेक ऑफ द लेवल ऑफ द TB केसेस उसमें ढूंढते हैं। और माइकोबैक्टीरियम जो है वो पिता है किसका? उसके 2 बच्चे, ट्यूबरक्यूलाई और लैप्रा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, माइकोबैक्टीरियम लैप्रा। ठीक है, इसमें भी MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट या यूज़ होती है, वैसे ही इसमें भी यूज़ होती है। ये भी माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है, तो इसमें होने वाली ड्रग्स इसमें भी यूज़ हो सकती है, लेप्रोसी में भी। ट्यूबरक्यूलाई की वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, लेप्रा की वजह से लेप्रोसी, जिसको हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई करता है ट्यूबरक्यूलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लैप्रा करता है लेप्रेसी। ठीक है, लेप्रेसी क्या है? क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लैप्रा एम लेप्रोमेटिस थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, well demarcated skin lesions with central hypopigmentation punched out
टारगेट लाइक पेरिफेरल नर्व सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ सेंसेशन, और ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मल्टी ड्रग थेरेपी, यहाँ पे भी यूज होती है फॉर 1 to 2 years। अभी एक क्वेश्चन आपके लिए है ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। हम ड्रग कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, तो पहले तो हमको यूनिट्स कन्वर्टेशन आना चाहिए। सॉलिड यूनिट अगर हमारे पास है ड्रग का, मान लो कि किलोग्राम, फिर उससे छोटा ग्राम, ग्राम को करो मिलीग्राम, मिलीग्राम टू माइक्रोग्राम एंड नैनोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम एंड 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1000 नैनोग्राम। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि कन्वर्ट 50 माइक्रोग्राम इनटू मिलीग्राम, 50 माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो 50 माइक्रोग्राम वो कैसा है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, मिलीग्राम उससे हायर यूनिट है। यहाँ पे देखो कि जो माइक्रोग्राम है बराबर वो कैसा है, तो वो मिलीग्राम टू बराबर माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और मिलीग्राम उससे हाईएस्ट यूनिट है। फर्स्ट स्टेप हमें यही होता है ड्रग कैलकुलेशन में, आइडेंटिफाई द स्मॉलर यूनिट एंड हायर यूनिट को आइडेंटिफाई करने का। सेकेंड स्टेप, स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट में अगर जाना है तो ये चीज़ें होगी फॉलो डिवाइडेशन। तो अगर आपको क्या करना है कि 50 माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में जाना है, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, तो कितने मिलीग्राम बनेंगे अगर आपके पास 50 माइक्रोग्राम हो गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे, इसके लिए 50 का मल्टीप्लाई 1 से, 50 का मल्टीप्लाई 1 से, डिवाइड में जाएगा 1000, ठीक है। ये 0 0 गए, माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम गए, और इसका अगर 5/100 होगा तो 0.05 मिलीग्राम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो एक हमने ड्रग कैलकुलेशन भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ओके। तो ये जस्ट यहीं पे रखेंगे, आगे जब हम मिलते हैं तो और कॉन्सेप्चुअल सेशन को देखने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू।